जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का दूसरा लेक्चर, फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि स्टैटिक्स ऑफ फ्लूइड्स जो होता है उसके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे पास्कल लॉ अप्लाई होता है। ठीक, अब हम फ्लो की बात करें, यानी ये फ्लूइड्स के दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में आज हम बात करेंगे। जब फ्लूइड की स्टेटस क्या होगी, डायनेमिक होगी, यानी फ्लूइड क्या हो रहा होगा, बह रहा होगा, चल रहा होगा। ठीक, तो फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड्स को पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए कि आइडियल फ्लूइड्स किसको कहते हैं, जो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिस पे हम अगर प्रेशर लगाएं तो वह उस प्रेशर से और कंप्रेस ना हो जाए। फॉर एग्जांपल कि एक एलपीजी गैस का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि एलपीजी पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वह गैस से लिक्विड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और तब उसको हम सिलेंडर के अंदर स्टोर कर पाते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा फ्लूइड जैसे वाटर, उसको हम चाहे कितना भी कंप्रेस कर लें तो वह इनकम्प्रेसेबल है, और जब इनकम्प्रेसेबल है तो क्या होगा, उसका डेंसिटी नहीं बदलेगा। ठीक ना। तो आइडियल फ्लूइड्स की हम बात करेंगे, जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड्स के अराउंड ही सारी बातें होंगी हमारी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड क्यों फ्लो करती है। ठीक, क्वेश्चन है कि कोई भी लिक्विड क्यों फ्लो करती है। इससे पहले एक और क्वेश्चन बताइए कि जब सॉलिड स्टेट की कोई चीज़ है तो वह क्यों चलती है। ठीक ना। तो क्यों चलती है? चलती है क्योंकि उस पर हम फोर्स लगाते हैं। ठीक, हम प्रिंसिपल ऑफ फोर्स में पढ़ चुके हैं कि जब किसी चीज़ पर हम फोर्स लगाएंगे तो वह चलेगी। ठीक, रेस्ट में है और उस पर हमने फोर्स लगाया तो वह क्या, चलना शुरू कर देगी, मोशन में आ जाएगी। तो फ्लूइड के साथ भी वही बात होती है कि कोई भी फ्लूइड है तो वह चलती क्यों है, तो वह चलती है फोर्स लगाने से। सपोज दैट कि एक ट्यूब में कोई फ्लूइड रखा हुआ है, मान लो कि पानी रखा हुआ है। ठीक, तो यह पानी, वाटर या फ्लूइड क्यों चलेगा, फोर्स लगाने के कारण। जब इधर से हम फोर्स लगाएंगे, ठीक, तो इस फोर्स के कारण यह वाटर आगे की ओर चलता है। अब सवाल यह उठता है कि जो फोर्स लगाते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर। तो कोई भी फ्लूइड क्यों चलता है, प्रेशर के कारण। यहाँ हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर। ठीक, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब इधर से हम प्रेशर लगाएंगे तो इधर वाटर क्या होगा, चलना शुरू कर देगा। ठीक, दूसरी बात कि यहाँ पे क्या वर्क करता है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे काम करते रहता है। पहली बात तो यहाँ से जब हम प्रेशर लगाएंगे और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से अप्लाई होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस प्रेशर को क्या करेगा, इस प्रेशर को बैलेंस कर देगा। और जब ये प्रेशर बैलेंस हो जाएगा तो इस फ्लूइड में कोई भी फ्लो नहीं होगी। तो इस फ्लूइड के फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे इतना प्रेशर जरूरी है जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। कहने का मतलब है कि एक्सेस प्रेशर। ठीक, तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो आंसर है एक्सेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या है, एक ट्यूब है, ठीक ना, या एक पाइप है, कोई रिवर हो सकता है, कोई नहर हो सकता है। ठीक ना। तो जो भी चीज़ है जहाँ पे वाटर या जहाँ पे कोई लिक्विड या जहाँ पे कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक ना, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे, और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक ना, तो वह वाटर
या वह लिक्विड क्या करेगी, फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्लो की बात। तो फ्लो क्यों करता है, फ्लो करता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हम लगाते हैं और ऐसे फ्लो करता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई पाइप है और उसको हम केवल टेढ़ा कर दें, ठीक ना, तो टेढ़ा कर देने पे उसमें लिक्विड का फ्लो होने लगता है। आपने देखा होगा, ये जनरल सी बात है। तो यहाँ पे क्यों फ्लो होता है, आपको पता है यहाँ पे क्यों फ्लो होता है? यहाँ पे अगर हम कोई प्रेशर इधर से ना लगाएं तो भी फ्लो होता है। क्यों होता है? तो हमारा पहला रीजन हो गया कि एक्सेस प्रेशर इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, दैट्स वाई एनी फ्लूइड और एनी आइडियल फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप और इन ए ट्यूब और इन ए रिवर और एनीवेयर, राइट। तो बात करें कि जब किसी पाइप को ऐसे हम टेढ़ा कर देते हैं तो उसमें किसी लिक्विड का फ्लो क्यों होने लगता है। ठीक, तो इसको जानते हैं। देखिए, जब हम इस पाइप को ऐसे टेढ़ा करते हैं और जब इस कंडीशन में है, दो कंडीशन हमारे सामने है, एक तो ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। इसमें भी वाटर रखा हुआ है, इसमें वाटर रखा हुआ है, तो इसमें फ्लो करेगा और इसमें बिना प्रेशर लगाए फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एक्सेस प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसे जैसे ही हम इसको टेढ़ा करेंगे फ्लूइड का फ्लो होने लगता है, क्योंकि देखिए फ्लूइड के इच पॉइंट पे, यहाँ पे जितने भी फ्लूइड्स हैं सभी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। किसके वजह से? तो यह फोर्स लगता है अर्थ के वजह से। किसके वजह से साथियों? अर्थ के वजह से। तो मान के चलिए कि इस फ्लूइड के एक पार्टिकल का जो मास है वह कितना है? वह m है, और ये जो फोर्स लगता है mg के बराबर होता है। ठीक ना, mg यानी m मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है? तो यहाँ पे लग रहा है आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम g कहते हैं। तो mg एक फोर्स लग रहा है। ठीक ना, mg क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, और mg फोर्स के वजह से ये फ्लो होना शुरू कर देता है। अब थोड़ा सा इसके वेक्टर्स की बात कर लें। आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे भी तो mg फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे फ्लो क्यों नहीं होगा mg फोर्स के वजह से? तो यहाँ पे इसलिए फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो mg फोर्स है, मान के चलिए ये एक्शन फोर्स है। ठीक, फोर्स ऑफ एक्शन है, और थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन के इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो ये जो वॉल ऑफ ट्यूब है ये इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक ना, और ये रिएक्शन फोर्स इस एक्शन फोर्स को बैलेंस कर देगा, और कोई फोर्स इस तरह से कोई नेट फोर्स नहीं होगा, जीरो होगा। और जब एक्सेसिव प्रेशर लगाएंगे तो एक नेट फोर्स उस पर वर्क करेगा और वह फ्लो होना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पे बिना प्रेशर का क्यों फ्लो होता है? तो इसके वेक्टर्स की अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पे mg, यहाँ पे mg, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है। अब वेक्टर्स की अगर बात करें तो इस mg फोर्स का दो वेक्टर होगा। ठीक ना, यहाँ पे लगने वाले, यहाँ पे रखे हुए पार्टिकल पे लगने वाले mg फोर्स का दो वेक्टर्स होगा। कौन कौन? एक देखते हैं। मान के चलिए कि ये mg फोर्स है, इधर लग रहा है, तो एक फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा? इसके पैरेलल होगा, और एक फोर्स का कंपोनेंट इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है, क्या थीटा एंगल, तो कितना फोर्स लग रहा है? तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg cos थीटा, और इस पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg sin थीटा। ठीक, mg sin थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के क्या है? इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो
तो mg cos थीटा जो है, mg cos थीटा वह एक्शन फोर्स नीचे की ओर है। mg cos थीटा जो फोर्स लग रहा है, मान के चलिए कि mg फोर्स जो लग रहा है mg cos थीटा, उसके ये एक्शन फोर्स है, तो इस एक्शन पे इस तरह का कोई रिएक्शन लग जाएगा इसके द्वारा, ठीक ना। तो एक्शन पे यहाँ पे जब रिएक्शन लग रहा है तो ये रिएक्शन फोर्स इस एक्शन फोर्स को क्या करेगा, mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, या एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स को बैलेंस कर देगा, एक ही बात हुई। तो इस mg cos थीटा के चलते यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रिएक्शन यहाँ कोई भी फ्लो नहीं होता है। तो फ्लो किसके वजह से होता है, फ्लो होता है mg sin थीटा। तो जब पाइप ऐसे सीधे लाइन में रखा हुआ है तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेसिव प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो। एंड जब पाइप ऐसे टेढ़ा करके हमने ऐसे टेढ़ा करके रख दिया तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है mg sin थीटा। इस बात को याद रखिएगा कि कहीं भी कोई एक ट्यूब लेंगे, ठीक, और उस ट्यूब में अगर हम पानी को भर के बिल्कुल ऐसे सीधा रख देंगे 90 डिग्री पे, तो जब तक एक्सेसिव प्रेशर एक साइड से नहीं लगाएंगे तब तक दूसरे साइड वह फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम टेढ़ा करते हैं तो जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है उसका कौन सा कंपोनेंट, उसका mg sin थीटा वाला कंपोनेंट उस क्या रिएक्शन करता है यहाँ पे, और इसके वजह से ये क्या होता है, लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक। तो ये एक रीज़न हो गया। अब बात आती है, इसमें हमको आगे जानना है कि टाइप ऑफ फ्लो, ठीक, ये क्या होगा, ये फ्लो क्यों होता है और कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बात है टाइप ऑफ फ्लो, ठीक, टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो देखते हैं टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में। तो एक फ्लो ऐसा होता है साथियों कि मान के चलो कि किसी फ्लो में, इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक। तो एक समय पे हमने देखा एक जगह पे, तो वाटर के हमें ये 4-5 पार्टिकल दिखाई दिए। पहले का नाम A, B, C, D, E, इस तरह से, और ये आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक, क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और फिर कुछ देर बाद हमने इसको देखा तो फिर हमें दिखाई दिए A, B, C, D, E, और फिर हमने कुछ देर बाद देखा तो फिर हमको दिखाई दिए A, B, C, D, E। यानी हम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे इस फ्लो को देख रहे हैं। तो इस फ्लो में क्या हो रहा है, इस फ्लो में ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी के पाथ को जंप करके आगे नहीं जा रहा है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो सिंपल है कि इन विच फ्लो द पार्टिकल नेवर ओवरटेक, कभी ओवरटेक नहीं करें और एक दूसरे के पाथ को कट ना करें, क्रॉस ना करें। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरे तरह का फ्लो जो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है साथियों, देखेंगे। देखिए, सपोज कि कोई फ्लो हो रहा है, तो हमने स्टार्टिंग में देखा तो ये 5 पार्टिकल थे A, B, C, D, E। कुछ देर बाद फ्लो होके यहाँ पे आए, फिर कुछ देर बाद हमने देखा तो 5 पार्टिकल हमें यहाँ दिखाई दिए। लेकिन इसमें हुआ क्या कि इसमें B पहले चला आया, A यहाँ पे है, ठीक, D यहाँ पे है, E यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, 5 पार्टिकल जो यहाँ थे वही 5 पार्टिकल यहाँ भी हैं, ठीक। जो 5 पार्टिकल यहाँ थे वो 5 पार्टिकल यहाँ भी हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ या उनका क्रम बदल गया। तो जहाँ पे क्रम नहीं बदलता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जहाँ पे क्रम बदल जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो ऐसा इसलिए हुआ होगा कि मान के चलिए 1 2 3 4 5 ये 5 पार्टिकल्स हैं और ये A था। तो इस A ने क्या किया कि B को पीछे छोड़ के यहाँ पे जंप कर गया, ठीक।
और ये सी था, तो सी डी और ई दोनों को छोड़ के, डी और ई दोनों को छोड़ के कहाँ चला गया, सबसे आगे चला गया। तो जब पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर से जंप कर जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। और जब पार्टिकल सेम क्रम में चलते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो के ये दो तरह के फ्लो होते हैं। ठीक, अब बात करें किसी पाइप में, तो मान के चलिए ये एक पाइप है और इसमें इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो ये किस तरह का फ्लो है, स्ट्रीमलाइन डेफिनेटली। मान के चलिए ये एक पाइप है और इसमें फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है कि पार्टिकल बिल्कुल अपने लाइन में ऐसे 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 चल रहे हैं। तो ये किस तरह का फ्लो है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब कोई पाइप ऐसा है कि जिसमें मान के चलिए ये वाला पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ के पार्टिकल को ये क्रॉस किया, इसके पाथ को ऐसे, और इसको ओवरटेक करते हुए बगल से निकल गया और फिर यहाँ गया और फिर यहाँ के पार्टिकल को ओवरटेक किया और फिर ऐसे निकल गया, फिर ओवरटेक किया, फिर ऐसे निकल गया, फिर यहाँ भी इस तरह से हो रहा है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। जहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ओवरटेक करता है उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, और जहाँ पे पार्टिकल सेम लाइन में चलते रहते हैं, ओवरटेक नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। यही बात अगर हम किसी रिवर के लिए करें, किसके लिए, रिवर के लिए, तो सपोज दैट कि रिवर में क्या होगा, रिवर आपने देखा है, रिवर में मान के चलो कि पानी ऐसे जो है फ्लो हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, पानी ऐसे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक पिलर पड़ गया, ये पड़ गया पिलर, तो ये यहाँ से टकराया और बहुत सारी ये लाइंस जो हैं फ्लो हो रही हैं वाटर की। ठीक, तो ये जो है ऐसे यहाँ से घूम के आगे निकल गया, ये ऐसे घूम के आगे निकल गया, समझ रहे हैं। ये क्या हुआ कि आगे जाके ऐसे टकरा गया, ये ऐसे घूम के टकरा गया और टकरा के यहाँ गोल गोल भंवर बनाने लगा। क्या बनाने लगा, भंवर। तो ये क्या है, यहाँ तक है ये स्ट्रीम लाइन। ठीक, स्ट्रीम लाइन, और यहाँ पे ये टकराने के वजह से यहाँ पे जो भंवर बना रहा है ये कैसा फ्लो है, ये है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक ना, नॉर्मल लैंग्वेज में टर्बुलेंसी का मतलब होता है हलचल होना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हलचल हो रहा है। अब अगर हम किसी नल की बात करें, ठीक ना, तो नल में भी आप लोग देखते हैं नल ऐसा होता है, ठीक ना, ऐसा नल होता है, और इस नल से जब पानी निकलता है ऐसे तो कुछ दूर तक ये ट्रांसपेरेंट रहता है, उसके बाद ऐसे फवारे बनने लगते हैं और ये फैल जाता है दूर दूर। तो यहाँ तक जो था ये क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इसके नीचे ये टर्बुलेंट फ्लो। ठीक ना, यानी एक दूसरे के पाथ को इसने क्या किया, इसने ओवरटेक किया और पीछे वाला जो पार्टिकल था वह क्या हुआ, वह स्पीड में चल के आगे निकल गया और ऐसे पाथ बन गया। फिर नदी में भी यही काम हुआ। तो टर्बुलेंट फ्लो होता है और ये जो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो में बिल्कुल ये स्मूथली, ये फ्लूइड जो है स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ये सीधे यहाँ से जाके टकरा रही है इस पे, तो इस वाल पे क्या करेगी, इस वाल पे एक फोर्स लगाएगी या इस वाल को हिट करेगी, समझ रहे हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये पार्टिकल पाइप के वाल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है साथियों, पाइप के वाल को हीट करते हैं। अब अगर हम जानने की कोशिश करें कि रीजन ऑफ टर्बुलेंसी क्या है, यानी टर्बुलेंट होने का कारण क्या है, तो आइए इसको हम लोग जानते हैं, रीजन ऑफ टर्बुलेंट। ठीक, तो रीजन ऑफ टर्बुलेंट होता है हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड, रीजन ऑफ
टर्बुलेंट या टर्बुलेंस क्या होता है, हाई स्पीड। कैसे होता है समझिए इस बात को। यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ ए बी से आगे चला गया, तो डेफिनेटली ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी या ए की वेलोसिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तभी तो वह बी को ओवरटेक करके आगे चला गया। आपने सड़क पे देखा होगा कि एक गाड़ी ऐसे जा रहा है, एक बाइक वाला या एक कार वाला जा रहा है, दूसरा बाइक वाला आया पीछे से और ओवरटेक करके ऐसे एकदम उसके साइड से निकल गया। तो जो साइड से ओवरटेक करके निकल गया उसकी क्या ज़्यादा थी, उसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो कभी भी कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को ओवरटेक करता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जब हाई स्पीड में रहेगा तभी क्या कर पाएगा, ओवरटेक कर पाएगा। तो रीजन ऑफ टर्बुलेंसी क्या है, रीजन ऑफ टर्बुलेंस इज हाई स्पीड या रीजन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज हाई स्पीड। ठीक ना। हाई स्पीड क्यों होता है, हाई स्पीड क्यों हो जाता है, तो जब हाई स्पीड से टर्बुलेंसी क्यों हो जाती है, क्योंकि जब कोई वाटर या कोई पार्टिकल फ्लो करता है और उसका स्पीड हम बढ़ाते जाते हैं तो हाई स्पीड में क्या होता है, जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह सभी जगह सेम नहीं होता, और सेम नहीं होने के कारण किसी पार्टिकल का स्पीड बढ़ता है और वह दूसरे पार्टिकल को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। ठीक, तो द एग्जैक्ट रीजन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज हाई स्पीड। जब किसी भी फ्लूइड में टर्बुलेंट फ्लो होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाई स्पीड के वजह से टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन्स जब पार्टिकल सेम लाइन में एक पाथ पे चले और वह पाथ दूसरे पार्टिकल के पाथ को क्रॉस ना करे। दूसरी बात, जब पार्टिकल का क्रम ना बदले। ठीक, और तीसरी बात कि जब पार्टिकल पाइप के वाल पे, ट्यूब के वाल पे क्या ना करें, हिट ना करें, तो स्ट्रीमलाइन। और जब इसके अपोजिट हो तो क्या, तो टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, पार्टिकल पाइप के वाल पे फोर्स लगा देते हैं। ठीक ना, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स की वजह से ये पाइप क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो प्रॉपर्टी लिख लेंगे। स्ट्रीम लाइन फ्लो का प्रॉपर्टी क्या होगा कि इसमें पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते हैं, इसमें पार्टिकल क्रम में चलते हैं, इसमें क्रम चेंज नहीं होता, इसमें क्या होता है, क्रम चेंज नहीं होता है, और इसमें पाइप के वाल पे किसी तरह कोई फोर्स नहीं लगता है। टर्बुलेंट फ्लो का क्या हो जाएगा कि इसमें हाई स्पीड के वजह से क्रम चेंज हो जाता है, पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, यह पाइप के वाल पे फोर्स लगा सकता है और पाइप में भी ब्रेक आल्सो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। अब आगे अगर हम बात करें तो स्पीड की हमने बात की, हाई स्पीड की, तो कितना स्पीड के बाद कोई भी फ्लो, कितना स्पीड के बाद कोई फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगी। ठीक, तो एक लिमिट होता है स्पीड का। ठीक, तो एक लिमिट तक स्पीड बढ़ाएं, वहां तक कोई फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और उससे ज़्यादा इंक्रीज करें तो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाती है। उस स्पीड लिमिट को हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक, तो टर्म आएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसी फ्लो का, किसी फ्लूइड का वह वेलोसिटी है, वह मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक वह फ्लूइड क्या, कैसे फ्लो हो रही है, स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रही है। बट जैसे ही क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर हम उसके वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं, तो उसका कंडीशन क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो जैसा हो जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिलो विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, बट बाय इंक्रीजिंग द फ्लो बिकम्स
टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बात करें अगर हम, तो एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए इन सबको हम मिटा देते हैं और कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। क्या है कंटिन्यूटी? मान के चलिए कोई रिवर है या कोई नहर है, ठीक। तो नहर में वाटर फ्लो हो रहा है, या कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है, तो उसके सबसे नीचे वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेड। क्या बोलते हैं? बेड। तो ये बेड हो गया। लेकिन क्या पॉसिबल है कि बेड सभी जगह इक्वल हो, माने सभी जगह समतल हो? या पॉसिबल नहीं है कि बेड एकदम से सभी जगह प्लेन हो, ठीक। तो मान के चलिए कि ये किसी नहर का बेड है। ऐसे यहाँ पे इस बेड में कोई पत्थर आ गया, ठीक। यहाँ पे कुछ इस तरह से बड़ा पत्थर आ गया और यहाँ पे कोई गड्ढा आ गया ऐसे, ठीक, कोई गड्ढा आ गया। तो जो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो होगी, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए और स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो में पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते हैं। तो मान के चलिए कि एक स्ट्रीम लाइन यहाँ से ऐसे बना, ये इसके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा और फिर इसमें जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक। दूसरा स्ट्रीम लाइन फिर ऐसे बनेगा, तीसरा स्ट्रीम लाइन इसी तरह से बनते जाएगा, है ना, इस तरह से बनते जाएगा। लेकिन सरफेस के ऊपर जो होगा, सरफेस के ऊपर सबसे ऊपर जो हमें सरफेस दिखाई देगा वह इक्वल दिखाई देगा, ठीक। हमें ऊपर से बेड दिखाई नहीं दे रहा है कि बेड की डेप्थ कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, बट एट सरफेस वी कैन सी दैट द सरफेस सीम्स प्लेन एवरीवेयर। यह हमेशा हर जगह क्या होता है? समतल ही लगता है। बट बेड क्या है? बेड कहीं ज़्यादा डेप्थ है, कहीं कम डेप्थ है, ठीक। कहीं ज़्यादा डेप्थ है, कहीं कम डेप्थ है। और स्ट्रीम लाइन में ऐसे फ्लो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना है कि स्ट्रीम लाइन को तोड़ के वह टर्बुलेंट फ्लो करे। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टिकल दूसरे को ओवरटेक कर ले, ठीक। तो ये जो सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअसली ये कंटिन्यू प्लेन दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है? यही पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझिए। एक समय ले लीजिए, एक टाइम मान के चलिए कि टाइम है 1 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहले इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझते हैं ना, कि अगर नहर को हम दीवार जुड़वा दें और सामने से जो दीवार का क्या दिखेगा? एरिया, वही नहर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। मतलब बेड की विड्थ, ठीक ना, और विड्थ इनटू हाइट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी, विड्थ इनटू हाइट, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं। बट अगर हम इसके लेंथ को कंसिडर करना चाहें तो लेंथ को जब ले लेते हैं तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा, LBH, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों हो जाएगा। और जब LBH आ जाएगा तब हमारे पास एक वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए एक बात और समझिए कि स्ट्रीम लाइन फ्लो जब यहाँ पे वाटर का हो रहा है तो यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना वाटर जा रहा है? यहाँ पे कम है क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे 1 सेकेंड में, और यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे
1 सेकंड में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 10 लीटर वाटर फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, ठीक। यहाँ पे भी 10 लीटर वाटर फ्लो होगा, ठीक ना। यहाँ पे भी 10 लीटर वाटर ही फ्लो होगा। ऐसा क्यों होगा? तो इसके पीछे का रीज़न है कि मान के चलो कि यहाँ से 10 लीटर अगर वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ से 9 लीटर जा रहा है, फिर आगे 8 लीटर जा रहा है, तो मान के चलो कि 1 सेकंड में 1 लीटर यहाँ पे वाटर बच रहा है। अगर यहाँ से 10 हो रहा है, आगे जाके 9 जा रहा है आगे, तो कितना वाटर बच गया? 1 लीटर। अब 1 सेकंड में बचा 1 लीटर, तो 1 मिनट में कितना? 60 लीटर, और 1 आवर में 3600 लीटर्स। अब ये 3600 लीटर्स जो वाटर हैं, इतना वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो 3600 लीटर वाटर 1 सेकंड में क्या हो जाना चाहिए? यहाँ कम पड़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कंटिन्यूअसली यहाँ से भी 10 लीटर फ्लो करेगा 1 सेकंड में, यहाँ से भी 10 लीटर फ्लो करेगा, यहाँ से भी 10 लीटर फ्लो करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि किसी दिए गए टाइम इंटरवल में सभी क्रॉस सेक्शन से सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर और सेम कंटेंट ऑफ मटेरियल क्या होता है? फ्लो होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्यों है? बड़ा सिंपल लॉजिक है, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी 1 लीटर 1 सेकंड में रोका जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1 आवर में 3600 लीटर पानी स्टोर होना चाहिए, जबकि नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग जानेंगे और इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या होता है और क्यों होता है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर ये ट्यूब है तो गोलाकार एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, और ये अगर नहर है तो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा, तो L इंटू बी होगा, ठीक ना। L इंटू बी को क्या कहते हैं? ए। तो मान के चलो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? ए। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये जो वाटर है, वाटर की वेलोसिटी v है। क्या? वाटर की वेलोसिटी कितनी है? v। तो 1 सेकंड में v मीटर अगर कोई वाटर ट्रेवल कर रही है, कितना? v मीटर। 1 सेकंड में v मीटर, 1 सेकंड टाइम में v मीटर वाटर क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। तो 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया? 1 सेकंड में v मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो v मीटर, ठीक ना। और अगर हम मान लें कि 1 सेकंड में इस वाटर ने कोई एक डिस्टेंस तय किया L, 1 सेकंड में L, कोई एक लेंथ को वाटर ने ट्रेवल किया 1 सेकंड में L, तो ये जो L होगा वह L क्या होगा? 1 सेकंड के लिए हमारे पास एक ऐसे क्यूबोर्ड का लेंथ है जिसका एरिया हम पहले से जानते हैं। तो लेंथ या लेंथ ऐसे रखे हैं तो लेंथ हो गया, और इसको ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया है, हाइट है, तो एरिया और हाइट क्या हो जाएगा? एरिया और हाइट, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाता है, ठीक ना। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी इंटू एरिया, 1 सेकंड में चली गई दूरी इंटू एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो जाएगा? उस क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो मान के चलो कि यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन का नाम है A1, और यहाँ पे जो वाटर है इसकी स्पीड कितनी है? V1। देखो डेफिनेटली यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड दोनों जगह अलग अलग होगा। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगा, यहाँ पे और कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ उसको ज़्यादा जगह मिल रहा है और 1 सेकंड में 10 लीटर जाना है, और यहाँ पे कम जगह मिल रहा है और फिर भी यहाँ पर 1 सेकंड में 10 लीटर ही पानी को आगे जाना है। तो स्पीड बढ़ेगा तब ना 10 लीटर पानी जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा एरिया मिल रहा है लेकिन फिर भी एक सेकंड में 10 लीटर ही फ्लो होना है, तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा। तो मान के चलो कि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है और इस यहाँ पे स्पीड V1 है।
और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A2 है तो यहाँ पे स्पीड V2 है, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A3 है तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, V3 है। ठीक ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो सभी जगह से बराबर 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 वॉल्यूम में पानी जो है या लिक्विड जो है वो फ्लो हो रही है। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे वॉल्यूम कितना होगा, पॉइंट ए पे वॉल्यूम होगा A1 इंटू V1, पॉइंट बी पे वॉल्यूम कितना होगा A2 इंटू V2, पॉइंट सी पे वॉल्यूम कितना होगा A3 इंटू V3। तो तीन जगह पे ये तीन वॉल्यूम होंगे और तीनों वॉल्यूम का फॉर्मूला ये आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। तो हाइट क्या, हाइट 1 सेकेंड में चली गई दूरी, 1 सेकेंड में चली गई दूरी हम L ले रहे हैं, ठीक ना, 1 सेकेंड में चली गई दूरी। और अगर स्पीड V है, ठीक ना, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी V हो जाएगी, V स्पीड से 1 सेकेंड में चली गई दूरी V ही हो जाएगी, ठीक ना। V स्पीड या V वेलोसिटी से 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। तो A1 इंटू V1, A2 इंटू V2 और A3 इंटू V3 ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना, और ये एक कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, मान लो कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सभी क्रॉस सेक्शन में सेम टाइम इंटरवल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, देखो A1 V1 और A2 V2 दोनों बराबर हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 दोनों बराबर हैं, और A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। अब बताओ पानी कहाँ पे ज़्यादा स्पीड चलेगी, यहाँ पे कि यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ज़्यादा जगह मिल रहा है उसको तो यहाँ पे स्लो चलेगी, और यहाँ पे कम जगह मिल रहा है तो फास्ट चलेगी। तो पानी की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम एरिया मिलेगा, और पानी की स्पीड कहाँ कम होगी, जहाँ पे ज़्यादा एरिया मिलेगा। नेचुरली इस इक्वेशन से हमको क्या देखने को मिलता है कि अगर A1 बढ़ जाएगा, ठीक ना, A1 के बढ़ने पे V1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी ना इसके बराबर होगा जी। और अगर V1 बढ़ता है तो A1 को कम होना है, ठीक, और अगर A2 बढ़ता है तो V2 कम हो जाएगा, ठीक ना। यानी क्रॉस सेक्शन बढ़ने पे स्पीड कम होगी। यूटिलिटी का रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया एक, हम कह सकते हैं कि द डीपर वाटर फ्लो फास्ट, सॉरी, द डीपर वाटर फ्लो स्लो। जो डीपर वाटर होता है वह कैसे फ्लो करता है, स्लो मूवमेंट करता है, ठीक ना। और दूसरी बात कह सकते हैं द शैलो वाटर फ्लो फास्ट, ठीक। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। जहाँ पे वाटर की डेप्थ ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर का स्पीड कम होगा, जहाँ पे वाटर की डेप्थ कम होगी वहाँ पे क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। डेप्थ ज़्यादा, स्पीड कम, स्पीड